नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भी एन के 24 यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत साथियों, आज चर्चा कर लेते हैं बाजार की। बाजार में काफ़ी उतार चढ़ाव जैसा माहौल रहा। बाजार ना ऊपर जाने के लिए तैयार है, ना नीचे आने के लिए तैयार है। बाजार एक जोन में घुमा हुआ है। 100-150 पॉइंट का जो जोन है, 24,800 से लेकर के 24,950 के बीच में, उसी के बीच में ढोल रहा है। उससे पहले बात कर लेते हैं इजराइल और ईरान के बारे में। इजराइल के ईरान के ऊपर हमले अभी जारी हैं और मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते यूएस के जो बाजार हैं वो कल गिर के बंद हुए। अभी डाउ फ्यूचर ज़रूर थोड़ा सा ऊपर नज़र आ रहा है। उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट ट्रिगर क्या हैं। आज हिंदुस्तान जिंक, जो कि आपने देखा कि कल 10 रुपये एक्स डिविडेंड दिया, उसके बाद से काफ़ी नीचे देखने के लिए मिला। ऐसा क्या हो गया कि अब ये 40 रुपये नीचे आ गया। इसको 7% के डिस्काउंट से, जो कि हिंदुस्तान जिंक की पेरेंट कंपनी है तुम्हारी वेदांता ने 7% डिस्काउंट के साथ में 452 के फ्लोर प्राइस से लगभग 3,018 करोड़ रुपए की बल्क डील के माध्यम से अपना हिस्सा बेचा है हिंदुस्तान जिंक में। हिंदुस्तान जिंक में बल्क डील है। उस बल्क डील के कारण आपको हिंदुस्तान जिंक का शेयर जो है वो इतना नीचे दिख रहा है और कुछ नहीं है। और 452 के फ्लोर प्राइस से, मतलब जो अभी कल का करंट प्राइस था, उससे 7% के डिस्काउंट के साथ वेदांता ने अपना हिस्सा बेचा है। इसलिए हिंदुस्तान जिंक में बड़ा ट्रिगर देखने के लिए मिला। वेदांता ग्रुप की बात करें तो वेदांता ग्रुप अपना पहला अंतिम डिविडेंड की घोषणा कर सकता है आज। बात करें थोड़ा सा यूएस के फेड बैंक की, तो कल जहाँ फेड ब्याज पे फैसला आ सकता है। अनुमान है कि किसी भी रेपो रेट में कोई बदलाव करने की अभी गुंजाइश नहीं नज़र आ रही है। बात करें अगर विशाल मेगा मॉल की, तो विशाल मेगा मॉल में जो प्रमोटर की हिस्सेदारी 75% हुआ करती थी, वो अब कल 20% हिस्सा बेच दिया, तो अब रह गई वो 54% के आसपास। प्रमोटर की हिस्सेदारी घट के 54% रह गई है। एक और जो मुख्य ट्रिगर है वो है डी मार्ट से लेकर के, जिसे हम एवेन्यू सुपरमार्ट बोलते हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट ने उत्तर प्रदेश में अपनी पहली ब्रांच खोल दी है, जो कि आगरा में खोली है। देखो, इससे पहले एक इसकी ब्रांच है, लेकिन वो है गाजियाबाद में। वो गाजियाबाद को एनसीआर में कंसिडर किया जाता है, ना कि आपको यूपी में कंसिडर किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में आगरा में डी मार्ट, मतलब एवेन्यू सुपरमार्ट ने एक अपनी ब्रांच खोली है। उससे कहीं ना कहीं उसके बिजनेस पे फ़र्क देखने के लिए आपको मिलेगा। अगर आपका आज बात करें, जो महत्वपूर्ण ट्रिगर है वो है तुम्हारा यूएस और यूके यूरोप के अंदर आज जो है ना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब सीपीआई का आंकड़ा आने वाला है, वो काफ़ी बेहतर देखने के लिए मिलेगा। ईएमएस कंपनी से रिलेटेड बात कर लेते हैं। ईएमएस जो वाटर साइकिल से रिलेटेड कंपनी है, उसको 183 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है उत्तर प्रदेश जल निगम बोर्ड से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उसका जो मुख्य काम है वो है तुम्हारा जो जल है ना, उस जल को प्योरीफाई करना है। जो गंदे नाले का जल है या सीवर्स का जल है या कहीं जो फैक्ट्री है उसका जो पानी है ना, वो जो गंदा पानी हो जाता है ना, उसको प्योरीफाई करने का इसका काम है। एक तरह से वाटर साइकिल बिजनेस में कंपनी है। तो जो मुख्य काम है वो आपको समझ गए होंगे। जो महत्वपूर्ण ट्रिगर है, अभी थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं। अगर कल के एफआईआर और डीआईआई के आंकड़े की बात करें, तो एफआईआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, उन्होंने कल 1400 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। अगर बात करें डीआईआई की, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, उन्होंने 8,200 करोड़ रुपए की खरीदारी की है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण और अच्छी पॉजिटिव खरीदारी देखने के लिए मिली है। पिछले 14 ट्रेडिंग सेशनों से लगातार एफआईआई लगातार बिकवाली कर रही थी और कल माल उन्होंने खरीदा है। अगर ऑल ओवर बल्क डील को घटा के देखा जाए, जो क्योंकि वो बल्क डील भी थी, तो कुछ खरीदा बेचा नहीं है, सब लमसम बराबर है, लामपेट बराबर है। हाँ, डीआईआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जरूर पिछले 10 दिनों से लगातार खरीदारी कर रहे हैं। अब बात करें इजराइल और ईरान की, तो इजराइल और ईरान दोनों के बीच में जो है ना कॉन्फ्लिक्ट अभी बढ़ा हुआ है। अभी कहीं तनाव कम होता नज़र नहीं आ रहा है। चांदी जो है वो 14 साल की उछले स्तर पर पहुंच गई है। आज चांदी का जो रेट है 1,09,400 रुपये पर देखने के लिए मिला है। अगर बात करें तुम्हारा सोना की, तो सोना जो है थोड़ा सा सुस्ती के साथ कारोबार कर रहा है। मतलब जो एमसीएक्स पे सोने का भाव है वो 99,425 रुपये का रेट शो कर रहा है। अगर बात करें हम तुम्हारा रुपये की, कि रुपये की क्या सिचुएशन है, तो रुपया 86 रुपये 37 पैसे पे देखने के लिए मिला है। तो रुपये में थोड़ी सी जो है कमजोरी देखने के लिए मिली है पिछले अगेंस्ट के मुकाबले। रुपया क्यों कमज़ोर हो रहा है? क्योंकि एफआईआई की लगातार बिकवाली आ रही है। एफआईआई बिकवाली कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं डॉलर की फॉर्म में पैसा ले जा रहे हैं, तो डॉलर
ले जाएंगे, मतलब हमारा रुपया कमज़ोर होगा, ना कि मजबूत होगा। अब बात करें पूरे बाज़ार में, तो बाज़ार को जो दशा और दिशा देगा वो देगा क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल कल 74 से बढ़ के 77 आ गया। 77 बढ़ने का इरादा सीधा है कि कहीं ना कहीं बाज़ार के अंदर जो सेंटीमेंट है ना, वो डर का माहौल बना हुआ है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप के चेतावनी के साथ साथ देखो क्या है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कोई काम करने वाले होते हैं ना, तो वो 3 बार एक ही जो भी काम करने वाले होते हैं उसका 3 बार क्रेडिट लेते हैं। एक बार जब वो करने वाले होते हैं तब लेते हैं, एक बार वो जब कर रहे होते हैं तब लेते हैं, और एक बार वो जब कर दिए होते हैं तब लेते हैं। एक ही काम का 3 बार क्रेडिट लेने की जो आदत है वो डोनाल्ड ट्रंप की है। जैसा कि कल उन्होंने फ्रांस के जो मैक्रोन है ना, इमोन मैक्रोन, उनको भी मतलब काफ़ी उनकी बेइज्जती कर दी। एक्चुअल में हुआ क्या था, G7 की जो मीटिंग थी उसे डोनाल्ड ट्रंप छोड़ के आए थे कनाडा से। तो मैक्रोन ने ये बोल दिया था कि ये सीज़ फायर कराने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब जो कि डोनाल्ड ट्रंप को फूटी आँख नहीं सवाई। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला नहीं नहीं, इसे कुछ नहीं पता, मैं सीज़ फायर कराऊंगा ही नहीं। और इसको क्या पता है, तुम्हें क्या पता है। एक्चुअल में क्यों, डोनाल्ड ट्रंप अपने से चाहे जो बोल दें, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति ना कुछ बोले तो वो इनको फूटी आँख नहीं समझता। मतलब वो इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि कोई व्यक्ति इनको कुछ बोले कि ये क्या करने वाले हैं। अब बात करें डोनाल्ड ट्रंप की बयानों की, तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बयान आया है ईरान को लेकर के, वो स्पष्ट है। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि हम अनकंडीशनल सरेंडर की मांग करते हैं। ईरान बिना किसी कंडीशन के अपने आप को सरेंडर करे। क्यों करें? क्योंकि हम ये चाहते हैं ईरान के पास में किसी भी तरह से न्यूक्लियर हथियार नहीं होना चाहिए, जो कि गलत है। और आपका जो अहमदुल्ला खामेनी है ना, जो वहाँ के मुस्लिम लीडर हैं, वो कहाँ छुपा रखे हैं ये भी अमेरिका को अच्छे से पता है। लेकिन अमेरिका अपने आप को अच्छा दिखाने की वजह से, अपने आप को भला दिखाने की वजह से ये फील करा रहा है कि देखो मैं कितना अच्छा इंसान हूँ, मैं उसे नहीं मार रहा हूँ। क्योंकि ये बात डोनाल्ड ट्रंप के बयानों में झलक गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि ईरान के पूरे एयर स्पेस के ऊपर आज अमेरिका के जहाज़ और इजराइल के जहाज़ घूम रहे हैं, उनका 100% कंट्रोल है। लेकिन आज अमेरिका नहीं चाहता कि जो है खामेनी के चक्कर में जो वहाँ के आम सिविलियंस हैं उनकी मौत हो। अगर बात करें तेहरान की, जो कि ईरान की राजधानी है, उससे बाहर निकलने वालों की तादाद 8 गुना हो गई है। मतलब कोई भी गाड़ी जो बाहर से तेहरान की ओर, राजधानी की ओर आ रही हो, ऐसी कोई नहीं है। जितनी भी गाड़ियां हैं सब अपने बोरी बिस्तरा लेके, जो ज़रूरी सामान है वो लेकर के, अपने गहने वहने, रुपये पैसा धेला लेकर सब राजधानी बाहर निकल रहे हैं। जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कल ही चेतावनी दे दी थी कि भाई आप जल्द से जल्द तेहरान को खाली कर दें। सीधी से उनका एक मैसेज समझ लो, जो उन्होंने जो न्यूज़ एजेंसी के ऊपर मिसाइल मारी थी और वो एंकर जैसे तैसे अपनी जान बचा के भागी थी, वो उनका केवल एक मैसेज था कि देखो ऐसा भी हो सकता है, तो इसीलिए आप जल्द से जल्द जो है तेहरान को खाली कर दें। क्योंकि पूरे के पूरे एयर स्पेस के ऊपर अमेरिका का कब्जा हो चुका है। बात करें तुम्हारा सेबी के द्वारा एक डिसीजन लिया गया है कि एनएससी और बीएससी दोनों की जो वीकली एक्सपायरी है वो 1 सितंबर से लागू हो जाएगी, और दोनों के दिनों में बदलाव कर दिया गया है। जो एनएससी की एक्सपायरी है वो मंगलवार को होगी, और जो बीएससी की एक्सपायरी है वो तुम्हारा गुरुवार को होगी। अभी तक जो हो रहा था, बीएससी की एक्सपायरी मंगलवार को हो रही थी, एनएससी की एक्सपायरी गुरुवार को हो रही थी। लेकिन ये कहीं ना कहीं अब 1 सितंबर तक तो यही नियम लगेगा, और 1 सितंबर से वो लागू हो जाएगा। अब बात करें तो कंगलास्तान मतलब पाकिस्तान खुद फंसता सा नज़र आ रहा है। क्यों, क्या हुआ? देखो, जब आप भारत और पाकिस्तान के बीच में कन्फ्लिक्ट बढ़ा, तो उसी दौरान पाकिस्तान को आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एशियन वर्ल्ड बैंक और तुम्हारा कुछ बिलियन डॉलर्स की, मतलब $1 बिलियन और $8 बिलियन के आसपास की मदद मिली थी। जबकि इसके ऊपर भारत ने आपत्ति जताई थी कि इसको पैसा नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अमेरिका खूब जो करता है, वो बिजनेसमैन है, वो सोच के करता है। अमेरिका को ये 1 महीना पहले से ही पता था कि 1 महीने बाद ईरान का कांड होने वाला है इजराइल के हाथों। ईरान मानेगा नहीं, इजराइल कांड कर देगा, और इसीलिए उनने भारत और पाकिस्तान का कन्फ्लिक्ट में ज़्यादातर उसके ऊपर हाथ धर के बोले, बेटा मैं पैसे दिलाऊंगा तुझे, तू चिंता मत करा, कोई बात नहीं, मैं पास करा रहा हूँ तेरा बजट, और एक काम करो, ये झगड़े पगड़े में कुछ नहीं रखा। उन्होंने हाउ, उनने बोला एक काम करो, जो ईरान की तरफ से सटा हुआ जो तुम्हारा एक एयर स्पेस है ना, जो जहाँ पे तुम्हारी फोर्सेस हैं, वो हमें दे दो। बोला हाउ,
बिल्कुल आका मेरे, आप पैसा दे रहे हो बिल्कुल देंगे। तो उनने क्या किया, अमेरिका ने उनका एयर स्पेस इस्तेमाल करते हुए पूरे ईरान के अंदर सिचुएशन क्रिएट कर ली कि कहाँ पे इनके एयर डिफेंस सिस्टम हो सकते हैं, कहाँ पे क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। और जब ईरान की तरफ से आपत्ति जताई गई ना पाकिस्तान को कि यार तुम तो अमेरिका के साथ में, जो उनने बोला नहीं, तो एक बंद कमरे में मीटिंग कर ली होगी शायद, कि अगर इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया ना, परमाणु हमला, तो हम जो है ना इजराइल के ऊपर हम परमाणु हमला कर देंगे। लेकिन ये बात पाकिस्तान को नहीं पता था कि जो बात आप बंद कमरे में कह रहे हो ना, ये बात ईरान के जो मिलिट्री ऑफिसर है ना, वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में बोल देंगे। जो ईरान के आर्मी ऑफिसर हैं, उन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये बोल दिया कि अगर ईरान के ऊपर न्यूक्लियर हमला करता है इजराइल, तो पाकिस्तान उसके ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देगा। ये कहना है, और पाकिस्तान के सारों का जो है पतलून गीली हो जानी है, क्योंकि उनका आका कौन है, अमेरिका। अमेरिका ने इतना पैसा उसे $1 बिलियन लोन के रूप में दिया है। अब वो जो व्यक्ति एक मरते हुए देश को जो कह रखा कि जब मदद कर रहा हूँ मैं तेरी, बात कर रहा हूँ मैं यूक्रेन की, उसे फिर बाद में बोल दिया काहे की मदद, अपना हिस्सा दे मेरे को, कोई मदद नहीं, सब फर्जी है। वो क्या पाकिस्तान की मदद करेगा? वो तो बिजनेसमैन आदमी है, 1 रुपया भी मतलब में पैसा खर्च नहीं करता। तो अब उनने बोल दिया कि क्यों, तुम तो परमाणु हमला करने वाले थे। और इजराइल कई बार बोल चुका है, इजराइल के बयानों में ये बात झलकती है कि ईरान के बाद नेक्स्ट जो नंबर है ना, वो पाकिस्तान का ही है। और पाकिस्तान और ईरान की दोस्ती हो कैसे सकती है? पाकिस्तान सुन्नी देश है और ईरान जो है शिया देश है, और दोनों देशों में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो काफ़ी बड़े लेवल तक का है। क्योंकि जो बलूचिस्तान है ना, वो बलूचिस्तान को ईरान हमेशा मांग करता है कि ये हमारा है, और जो तुम्हारा खैबर पख्तूनख्वा है उसकी जो है तुम्हारा अफ़गानिस्तान मांग करता है कि यार ये हमारा है, ये कब्जा। इनके तो पहले से कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी बढ़े हुए हैं, लेकिन ये एक दूसरे के सगे हो कैसे सकते हैं? कभी आपने एक बार नोटिस की कि पाकिस्तान के अंदर एक तहरीक तालिबान करके है, वो जो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान में अपना शासन लाना चाहता है, या वो पाकिस्तान को दोषी क्यों मानता है? उसके पीछे की वजह क्या है? साथियों, उसके पीछे की वजह है जो ओसामा बिन लादेन को पकड़वाने के लिए पाकिस्तान ने $1 बिलियन मदद ली थी अमेरिका की। और उसके बाद आज भी जो तहरीक तालिबान है ना, वो आज भी पाकिस्तान को ही ओसामा बिन लादेन को मारे जाने के लिए गुनाहगार मानता है। अगर बात करें जब तुम्हारा अफ़गानिस्तान की, तो अफ़गानिस्तान में भी पाकिस्तान एक तरह से मतलब उसको पैसा दो और वो खड़ा होने के लिए तैयार है। वो सिर्फ ये नियम बोलता है कि ये परमाणु बम है, ये सब मुस्लिम देशों के लिए है, और जब किसी मुस्लिम देश के ऊपर कोई आपत्ति आएगी तो मैं जड़ से खड़ा हो जाऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे आप पैसे दो, वो अपने आदमी को मार देता है, अपने को बेच देता है। अब बात करें जब अफ़गानिस्तान के अंदर जो अमेरिका के कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा था तालिबान के साथ में, तो तालिबान वालों को मरवाने के लिए पाकिस्तान ने अपने एयर बेसिस का इस्तेमाल कराया, अपने यहाँ से उन्हें सेना प्रोवाइड करी, अपने यहाँ से उन्हें इंक्रूमेंट प्रोवाइड करे। और पाकिस्तान ना खुद एक तरह से बिछड़ा सा नज़र आ रहा है आज की स्थिति में, जो स्थिति बनी हुई है। क्योंकि पाकिस्तान के पासपोर्ट पर ही लिखा है कि इजराइल नाम के देश पे ही मान्य नहीं होगा, क्योंकि इजराइल को पाकिस्तान देश नहीं मानता, और पाकिस्तान को इजराइल सबसे बड़ा कट्टर मानता है। इजराइल बोलता है कि अगर नेक्स्ट नंबर ईरान के बाद पाकिस्तान का ही है। देखो, जो ऑल ओवर जो देश है ना, वो इसके साथ में समर्थन क्यों नहीं कर रहे, जबकि पूरे मुस्लिम देशों का है। देखो, सीरिया एक तरह से इजराइल के साथ आ चुका है, तुम्हारा जॉर्डन, इजिप्ट और जो तुम्हारा इस बहरीन, ये जो देश हैं, इन्होंने ईरान के साथ में इजराइल के साथ में शांति समझौता कर रखा है कि यार तुम इसे मारो या तुझे ये मारे, हमें कोई मतलब नहीं, हम लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ेंगे। इसीलिए आप इनका जब डिफेंस डाटा उठा के देखोगे तो डिफेंस डाटा में पाओगे कि इनके पास में नाम मात्र को ही मतलब मिसाइलें और ब्रह्मो जो भी अस्त्र शस्त्र हैं, क्योंकि भाई इनकी जिम्मेदारी किसने ले रखी है? अमेरिका ने। इनके ऊपर हमला कर दिया तो मतलब अमेरिका से हमला कर दिया। आज अमेरिका सामने खड़ा है, इसीलिए ईरान भी सोच रहा है कि यार मैं क्या करूं, क्योंकि ईरान के पास में 2 ऑप्शन है। पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूं। देखो, आज ना 2015 जैसी सिचुएशन नहीं है। 2015 में जिस समय सीरिया के ऊपर हमला किया, मतलब सीरिया का युद्ध हो रहा था, तो उस समय पे हुआ क्या, आपको देखो, रूस ने आकर उन्हें बचा लिया। क्यों बचा लिया? क्योंकि रूस उस समय पे यूक्रेन के साथ में नहीं उलझ रहा था। आज रूस का पिछले 4 सालों से यूक्रेन के साथ में युद्ध हो रहा है, तो रूस के पास तो सैनिक अपने इतने कम हैं कि रूस को सेना जो है ना, वो वहाँ से लानी पड़ रही है। कहाँ से?
उत्तर कोरिया से, मतलब उत्तर कोरिया ऐसे कई बार यूक्रेन बोल चुका है कि जो उत्तर कोरिया है, उत्तर कोरिया के सैनिक आकर यूक्रेन वाले युद्ध में लड़ रहे हैं। तो एक बात क्लियर हो गई कि अगर उत्तर कोरिया के यूक्रेन में आकर लड़ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं सेना की कमी रूस को खल रही है। और अगर रूस का पीछे हट जाना हुआ, मतलब ईरान अपने आप को सरेंडर करेगा, दूसरा कोई ऑप्शन बचता नहीं है। क्योंकि एयर स्पेस पर पूरा का पूरा आर्मी, जो एयर फोर्सेस है तुम्हारी इजराइल की और यूएस की, उनका कब्जा हो चुका है। उनका कब्जा होने से कहीं ना कहीं परिस्थिति गंभीर होती नज़र आ रही है। क्योंकि अमेरिका जहाँ पे लड़ रहा है ना, अगर आपने अमेरिका के ऊपर हमला करा तो अमेरिका नाटो का सदस्य है और 30 देशों के ऊपर हमला करा, 30 देश उसके ऊपर मिलकर हमला करेंगे। हालांकि उसके लिए इजराइल ही अकेला काफ़ी है, ऐसा नहीं कि इजराइल नहीं है तो उससे। लेकिन एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण देखने की है ना, कि अगर ईरान अपने आप को कर देता है सरेंडर तो बाजार हो जाएगा रॉकेट। और इजराइल अगर लड़ जाता है, बोले नहीं यार तो जो होगा देखा जाएगा, अपन आ जाते हैं सामने। अगर ईरान ऐसा बोल देता है कि अपन आ जाते हैं सामने, जो होगा देखा जाएगा, तो बाजार डाउन। और अगर ईरान ने कर दिया सरेंडर कि ज़्यादा ये दो सरेंडर कर देता हूँ, तो कुछ नहीं। क्योंकि अमेरिका के पास में ऐसे शस्त्र हैं, ऐसे अस्त्र हैं, ऐसे हथियार हैं कि वो मतलब 2 किलोमीटर ज़मीन के अंदर जाके फटते हैं। देखो क्या है, परमाणु जो न्यूक्लियर बम होते हैं ना, वो ज़्यादातर ज़मीन के अंदर रखे होते हैं, या जितने भी टनल होती हैं, या जितने भी मतलब संवेदनशील हथियार होते हैं ना, वो ज़मीन के अंदर ही रखे जाते हैं, ऊपर नहीं रखे जाते उनको। कभी आपने देखा कोई भी चाहे DRDO या किसी भी हथियार जो डिफेंस ओरिजिनल रहती है, वो ऊपर नहीं रखता कोई भी समतल। क्योंकि वहाँ से उसको सैटेलाइट के द्वारा इमेजेस ली जा सकती है, पैकेज किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई भूमि के अंदर है तो भूमि के अंदर आप उसको सैटेलाइट के द्वारा चेक नहीं कर सकते। तो इसीलिए जितने भी मिसाइलें वगैरह होती हैं वो सैटेलाइट ज़मीन के अंदर रखी जाती हैं। तो अमेरिका के पास में जो बम है ना, वो ऐसे ऐसे बम है कि वो 2 किलोमीटर ज़मीन के अंदर जाकर तब अपने आप को ब्लास्ट करते हैं। तो इसीलिए अमेरिका के सामने ईरान का टिकना बहुत मुश्किल है। अगर बात करें ऑल ओवर, जो बाज़ार के कंक्लूज़न पर पहुँचे कि यार बाज़ार क्या इसको लेगा, तो मैं आपको मोटी मोटी 4-5 बातें बता रहा हूँ। FII ने कल ख़रीदारी की है, ठीक है। क्रूड ऑयल 77 का बना हुआ है। रुपया हमारा थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है, 86 पाया। सोना 99,000 रुपये, चांदी 1,09,000 रुपये आ गई है। अब अगर बात करें तुम्हारा सीज़ फायर की, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि हम सीज़ फायर चाहते हैं विदाउट एनी कंडीशन। और डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है तो इस 2 रास्ते निकलते हैं, या तो रूस सामने आए, चीन सामने आए, और अगर वो 2 सामने नहीं आते तो ईरान को सरेंडर ही करना पड़ेगा। भारत ने अपने जो छात्र थे उनको रेस्क्यू कर लिया है। EMS को काफ़ी अच्छा ऑर्डर मिला है, 183 करोड़ का तुम्हारा उत्तर प्रदेश जल निगम से ऑर्डर मिला है। यूरोप के अंदर आज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो आंकड़ा आने वाला है। वेदांता ग्रुप जो है 3018 करोड़ रुपये की हिंदुस्तान जिंक में 7% के डिस्काउंट के साथ में 452 रुपये के फ्लोर प्राइस पे बेच रहे हैं। और अगर बात करें वेदांता की, तो वेदांता आज जो है तुम्हारा अंतरिम डिविडेंड की घोषणा कर सकता है। पहले अंतरिम डिविडेंड विशाल मेगा मॉल में 54% हिस्सेदारी रह गई है। और डीमार्ट की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पहला अपना स्टोर खोल लिया है। इससे पहले उसका गाजियाबाद में था, अब आगरा में हो गया, तो 2 हो गए हैं। अब बात करें पूरे ऑल ओवर कंक्लूजन की, तो बाज़ार में भी शांति बनाने वाला समय है। 24,800 से और 25,000 के रेंज के बीच में बाज़ार बना हुआ है। अब देखने योग्य बात ये रहेगी खबर क्या आती है। अगर ईरान बोलता है कि हमें पीछे से कहीं बैक सपोर्ट मिली है, हम तो सामना करेंगे, तो फिर बाज़ार नीचे गिरेगा। अगर ईरान अपने आप को सरेंडर कर देता है तो बाज़ार भागेगा। उम्मीद ज़्यादा सरेंडर करने की जताई जा रही है, क्योंकि हो सकता है रूस की तरफ से कोई सपोर्ट ना मिले, चाइना की तरफ से इतने। चाइना कभी भी सामने आके नहीं लड़ता, नीचे से सपोर्ट कर दे तो कर दे, क्योंकि अमेरिका अपने आप में बल्लम है। अमेरिका के सामने आके लड़ना केवल रूस के बस की बात है, दूसरे के किसी के बस की बात नहीं है। चाहे कोई भी देश हो कि ये बोल दे कि हम अमेरिका से भिड़ सकते, नहीं लड़ सकते। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर आपको शेर खान के साथ डीमैट अकाउंट खुलाना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।